पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हमें ये तो पता है कि हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम निकालना है, जज बनना है, पर ये प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है? क्या वो कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम जुडिशरी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाएंगे? तो यहाँ पर मैं आपके सामने आज लेकर के आई हूँ 7 ऐसे रूल्स जिसमें कोई भी इफ़ एंड बट्स नहीं है, और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो यू विल बी क्रैकिंग जुडिशरी। सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो है ये कि आपको PYQs देखने हैं, सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हर एग्जामिनेशन में एक ऐसी सर्टन, मैं कहूँगी, जगह होती हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं या बार बार पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, आप उसे सिर्फ एक बार देख सकते हैं कि अच्छा इस आर्टिकल में या इस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, बट अगर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारी पहली बात हो गई कि आपको PYQs देखने हैं, अच्छी तरीके से देखने हैं। क्या इतने अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेना है कि आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो आपको पता हो कि वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास यही है। दूसरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप बेयर एक्ट को बार बार पढ़ें, और वो बेयर एक्ट नॉर्मल बेयर एक्ट नहीं होनी चाहिए, वो डिग्लॉट एडिशन होना चाहिए। डिग्लॉट एडिशन का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपके मेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिग्लॉट एडिशन पढ़ते हो तो आपके जो लीगल ट्रांसलेशंस होते हैं उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि लीगल ट्रांसलेशंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में लीगल ट्रांसलेशंस हैं। इस वजह से आपको डिग्लॉट एडिशन पढ़ना चाहिए। आप बेयर एक्ट का अगर आप इंग्लिश वाला पेज पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी वाला पेज भी ज़रूर रीड करें, ताकि आपको पता हो कि कौन सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो पता होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सेवरल टाइम्स अपना बेयर एक्ट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? और प्री के एग्जामिनेशन से तो खासकर आपको पहले बेयर एक्ट पढ़ना है। कोई भी एक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपको उसके बारे में अभी ABCD कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ABCD कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके लिए बेयर एक्ट पढ़ना ज़रूरी है। आप बेयर एक्ट पढ़ें पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उस बेयर एक्ट को 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ें। तो जब आप 6वीं 7वीं बार पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अच्छा इस एक्ट में आखिर क्यों ये एक्ट बना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको हो सकता है कि 6-7 बार जब आप पढ़ें, खुले दिमाग से पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे रीडिंग लगा रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस सेक्शन में ये दिया हुआ है, अच्छा उस सेक्शन में ये दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो है सेक्शन आपको वहीं से याद रह जाएगा। और आपके लिए, क्योंकि प्री में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बेयर एक्ट से ही बनते हैं, उनकी कमेंट्रीज से बनते हैं, तो वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेयर एक्ट उस समय के लिए पढ़ना। कोई भी एक्ट आप शुरू कर रहे हैं सबसे पहले उसकी बेयर एक्ट की रीडिंग लगा लो 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपको सफिशिएंट लगे। जैसे अगर बड़े मेजर एक्ट्स हैं, मेजर लॉज हैं, तो आप उसका अगर 3 से 4 बार लगा रहे हो तो भी सफिशिएंट है। कोई अगर छोटा माइनर एक्ट है तो आप उसके 6 से 7 बार क्योंकि आप लगा सकते हो, क्योंकि 10-12 सेक्शन या 50 सेक्शन, 46 सेक्शन ऐसे ही सेक्शंस होते हैं, तो इसमें आप आराम से जो है रीडिंग लगा सकते हो 6 से 7 बार। तो ये तो हुई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात है हमारे ध्यान में रखने की, जो तीसरा गोल्डन रूल है हमारा, अगर मैं कहूँ तो वो है रीसेंट जजमेंट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। हर ही आपके एक्ट में मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, मेजर लॉज में ज़्यादा जो है हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपको मोहिरी बीबी का केस नहीं पता है तो ये तो गलत बात होगी ना। तो ये कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आप बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस अगर आपको नहीं पता तो वो भी नहीं चलेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, केशवानंदा का केस आपको नहीं पता, बिजॉय मैनुअल का केस नहीं पता, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो इसलिए आपको रीसेंट जजमेंट्स तो पता होने चाहिए आपके करंट के हिसाब से, क्योंकि वो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो आपके मेंस और प्री दोनों के लिए हेल्प करेंगे। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात ये हो गई, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसी भी
जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस भी दिन आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का उसी दिन अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं, जैसे हम बनाते हैं लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, लॉन्ग नोट्स बनाते बनाते अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या चलो दूसरे दिन उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आपके रिविजन के लिए बहुत काम आएंगे। क्योंकि जब आपका ये जुडिशरी का पेपर होने का समय जब पास आने लगेगा, तो आपको बार बार वो नोट्स जो आपने बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स बना रखे हैं उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये तो हुई हमारी शॉर्ट नोट्स की बात। फिर हमारी जो 5th गोल्डन रूल है जो हमारे पास, वो है आपको एक अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना है। अब देखो, स्टडी स्केड्यूल से मेरा मतलब टाइम टेबल बनाना नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। टाइम टेबल, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बना करके और फिर वो बहुत अच्छे से उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो बनाते हैं और 2-3 दिन मुश्किल से और हार्डली 1 हफ्ता वो उस टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, और फिर उसके बाद उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं होता। दैट पीस ऑफ पेपर वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में पड़ा होता है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं टाइम टेबल बनाने से आपको इसलिए मना कर रही हूँ। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको अपना दिन प्लान करना है। जैसे आपने अपना दिन प्लान किया, आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, CRPC पढ़ना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। आज आपको दिन में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अपने दिमाग में डिसाइड करिए कि आपको इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है। जैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 घंटे देने हैं या CRPC को 1 घंटा देना है। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में डिसाइड करें और फिर वो जो टू डू लिस्ट आप बना रहे हैं आप उसे फॉलो करें। ठीक है, चाहे वो आप एक दिन का स्केड्यूल बनाएं या फिर आप एक हफ्ते का भी स्केड्यूल बना सकते हैं। एक हफ्ते का स्केड्यूल बनाने का मतलब ये है कि आपने एक हफ्ते के लिए पूरा स्केड्यूल अपना लिख लिया कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक। संडे मैंने क्यों नहीं बोला, संडे का दिन आपका रिवीजन का दिन होगा, उसके टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। मंडे से सैटरडे तक आपको इतने टॉपिक्स जो हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में कवर करने हैं और वो कवर करने ही हैं इस वीक में। इस तरीके का आपका स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए। टाइम टेबल क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसका भी जवाब है मेरे पास। आपका स्टडी स्केड्यूल जितना ही फ्लेक्सिबल होगा उतना ही आप फ्रस्ट्रेशन से बचोगे, उतना ही आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो क्या होता है ना कि टाइम टेबल अगर आपने कुछ बनाया और आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अचानक से मम्मी ने बोल दिया कि ये काम करने के लिए बाहर जाना है, या आपको कोई भी अपना काम जो है ऐसा कुछ याद आ गया या कुछ काम करना है, कोई घर का काम है, कुछ भी काम हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कभी घर पे आ गई और आपको अचानक से बाहर जाना पड़ा या आप किसी दूसरे काम में लग गए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान के दिमाग में ये हो जाता है कि अरे यार छोड़ो हटाओ, नहीं पढ़ा आज फिर पूरे दिन ही नहीं पढ़ेंगे, है ना, ऐसे हो जाता है। और अगर आपका एक बार टाइम टेबल ख़राब होता है ना, तो ये एक ह्यूमन नेचर में बता रही हूँ कि फिर उसके बाद मन नहीं करता कुछ भी करने का। अगर एक बार एक चीज़ अगर ख़राब हुई तो लगता है अरे यार नहीं, ये हालांकि ये करना नहीं है। अगर आप टाइम टेबल बना करके पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बना करके नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये उनके लिए है। आपका स्टडी स्केड्यूल जितना फ्लेक्सिबल होगा, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ करके नहीं पढ़ पाए, आप सुबह सोते रह गए, ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप 11-12 बजे तक मान लो आप सो करके उठे, 10 बजे तक सो करके उठे हार्डली, उसके बाद आपने अपना दिन धीरे धीरे शुरू किया, तो एटलीस्ट अगर आप 10 बजे तक सो के उठे हो, अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप रात में एटलीस्ट 1 से 2 बजे तक पढ़ो। मतलब अपने स्टडी स्केड्यूल को इस हिसाब से कर लो कि अगर मैं सुबह नहीं पढ़ पाया हूँ तो मैं रात में पढ़ लूँ, या मैं रात में नहीं पढ़ पाया किसी वजह से तो मैं सुबह पढ़ लूँगा। उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैंने ये सोचा था इतना नहीं हो पाया, तो अब पता चला कि उसमें फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि अब मुझे करना ही नहीं है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टू डू लिस्ट आपने बनाई है, चाहे वो 1 हफ्ते की हो, चाहे वो 1 दिन की हो, तो बस इतना अपने दिमाग में रखो कि उसे कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी कंप्लीट करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। छठी बात हमारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिविज़न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं आप लोगों को और बताती हूँ। देखो, रिविज़न करना, ये थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट वीडियो भी होने वाली है आई गेस। ये जो आपके 7 गोल्डन रूल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं रिविज़न पे। हम थे रिविज़न पे। देखो, रिविज़न आपको किस तरीके से करना है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, वो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब रिविज़न क्यों करना है, क्यों रिविज़न करना है? क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे लॉज हैं, क्योंकि यार देखो लॉ एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कोई भी, मैं कह रही हूँ किसी भी फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितना आप पढ़ते जाओगे आपको लगता जाएगा कि यार ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो जितना आप पढ़ते जाओगे उतनी में आपको ये सारी चीज़ें लगता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं करती है अगर आप उसका प्रॉपर रिविजन नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप लिमिटेशन एक्ट ले लो, आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा, एक हफ्ते में वो एक्ट आपने ख़त्म कर दिया, या मैं कह रही 2-3 दिन में आपने वो एक्ट ख़त्म कर दिया, ज़्यादा सेक्शंस नहीं है हमारे पास, आपने वो एक्ट ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या, आपने 1 महीने उसको रिवाइज ही नहीं किया, भूल जाओगे, कुछ भी नहीं याद होगा। अगले महीने जब उसको पढ़ने के लिए बैठोगे तो दैट लिमिटेशन एक्ट विल बी न्यू टू यू, वो पूरा कुछ भी नहीं आपको याद रहने वाला। सेक्शन 11 में क्या था, सेक्शन 12 में क्या था, कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसलिए रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज CRPC के 5 सेक्शंस पढ़े, वो 5 सेक्शंस उसी समय याद करके और दिन के एंड में जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करो तो 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालो कि मुझे आज इतना जो मैंने पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी पूरे दिन में, उसको आपको रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको रिवीजन के शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। देखो बेटा, एक बात है कि जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ नया पढ़ता जा रहा है उसका पेपर निकलना एक बार के लिए टफ हो जाता है, लेकिन जो बच्चा उसी चीज़ को, उतनी ही चीज़ को पढ़ के उस चीज़ को रिवाइज कर रहा है बार बार, उसके लिए एग्ज़ाम निकालना इज़ नॉट अ टफ टास्क। हमें सिर्फ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें वो चीज़ें रिवाइज भी करनी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हम नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उसका। अगर आप सिर्फ नई चीज़ें पढ़ते जाओगे कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें क्या मतलब है, उसको आप याद नहीं रख पाओगे, जब एग्जाम में लिख नहीं पाओगे तो कोई पॉइंट है इस चीज़ को नया पढ़ते रहने का? कोई पॉइंट नहीं है। क्यों मैंने आपसे कहा कि आप मंडे से सैटरडे तक का स्केड्यूल बनाइए। संडे का एक दिन, हफ्ते में एक दिन, वो आपका संडे हो सकता है, कोई भी दिन अपने हिसाब से। मैंने कहा ना, अपने हिसाब से सारा काम आपको करना है। आपके लिए क्या बेटर वर्क कर रहा है वो आपको देखना है, अपने आप को आपको खुद जानना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जुडिशरी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप खुद की कैपेसिटी नहीं समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हो इन योर कैपेसिटी, और आपके लिए क्या वर्क कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। संडे की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है उस पूरे हफ्ते का जो आप पढ़ चुके हो, जितना भी आप पढ़ चुके हो। संडे का एक दिन भी मैं, एक रीज़न था संडे का दिन बोलने का। मंडे से सैटरडे तक आपने अपना शेड्यूल बनाया, जो भी कुछ आपने पढ़ा वो आप सिर्फ संडे को उसको पूरा दिन रिवाइज कर लो। कुछ भी संडे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संडे को सिर्फ अगर आप 4 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उतना भी सफिशिएंट है, क्योंकि एक दिन थोड़ा सा आदमी को रिलैक्स भी करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूरी होता है। तो संडे को अगर आप सिर्फ रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन थरली फिर उसको रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है। रिवाइज करने का भी तरीका मैं बता दूं, जब हमने इतनी बात कर लिया तब हम रिवाइज करने का तरीका भी देख लेते हैं। देखो, यू विल हैव टू हैव योर बेयर एक्ट, ठीक है। आप अपना बेयर एक्ट अपने सामने रखें, खोल के रखें, जो भी चीज़ आपको रिवाइज करनी है। अपना बेयर एक्ट रखा आपने, अपने नोट्स रखे जहाँ आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अपना बेयर एक्ट से पढ़ा कि ये वाला सेक्शन है हमारे पास, आपने देखा आपने नोट्स में कैसे लिखा है, फिर उसको लिखना शुरू किया, ठीक है। और यूज़ रेड पेन टू राइट। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि रेड पेन से अगर आप कोई भी ये चीज़ आप अपने उसमें आप खुद करके देखना तो शायद आपको ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क करी है, इसलिए मैं कह रही हूँ बिलीव मी, यूज़ रेड पेन एवरीवेयर। जहाँ पे आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रेड पेन, जहाँ पे लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है रेड पेन। रिवाइज करने के लिए यूज़ रेड पेन, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। वो अगर आप 3-4 दिन उसको नहीं भी पढ़ोगे ना, 5 दिन नहीं पढ़ोगे, 1 हफ्ता नहीं भी पढ़ोगे, वो तब भी आपको याद रहेगा। इसको एक बार आप जो है प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा कि आप रेड पेन का इस्तेमाल करें रिवाइज करते समय भी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी क्या कि आपको बेयर एक्ट अपनी खोल के अपने सामने रखनी, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके नोट्स आपके सामने होने चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते हो, ठीक है। एक सेपरेट कॉपी बनाओ रिविजन के लिए, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हो, और जो भी सेक्शन की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बोलने, देखो
बैरक में सामने दिख रहा है, आप बोल रहे हो, लिख भी रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ 3 बार आपके माइंड में जा रही है, 3 टाइम्स आप उसको अपने माइंड में स्टोर कर रहे हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे आपको आपकी मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी होती है, आपको ज़्यादा दिन तक वो बात रिटेन रहेगी। ठीक है, लास्ट गोल्डन रूल ऑफ दिस वीडियो इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। एक बहुत ही फेमस कोट है कि नो वन कैन स्टॉप हिम और हर हुज डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग। जिसका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको पता होता है कि उसको ये ही करना है, जो खुद में कॉन्फिडेंट होता है कि येस आई विल बी एबल टू डू इट एंड देयर इज़ नथिंग अबाउट इट, कि आप कुछ भी ऐसा लाइफ में नहीं होता जो आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आप ऐसा कर सकते हो और आपको ये करना है, तो यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हो तो पॉइंट नहीं बनता। आपने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, आप भले ही उस 3 दिन में 2-2 घंटा ही पढ़ाई कर लो, लेकिन दिन खाली नहीं जाना चाहिए। कभी कभी आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी मन नहीं होता 6 घंटे 5 घंटे पढ़ने का, बट इट्स ओके। अगर आपका 6 घंटे 5 घंटे पढ़ने का मन नहीं है तो आप सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। वो फ्लो, वो कंसिस्टेंसी ना टूटे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो कंसिस्टेंसी ना टूटे, क्योंकि अगर वो टूट गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा काम। ठीक है, तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है कि कॉन्फिडेंट रहना है कि आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, तो वो डेफिनेटली आप कर लोगे। ठीक है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, टफ ज़रूर हो सकता है बट इट विल ऑल बी वर्थ इट। ठीक है, जब जजेस और मजिस्ट्रेट हम बनेंगे तो वो सब कुछ वर्थ इट लगेगा। वो जितनी भी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, आपको नींद नहीं आ रही होती है, सारी एंग्जाइटी, सब कुछ जो है वो उस दिन ख़त्म हो जाती है और वो सब कुछ एक काफ़ी ज़्यादा ही वर्थ इट लगता है आपके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ओके, उनके बिना शायद हम कुछ भी नहीं होते। सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रहना होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।